नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 7th चैप्टर, जिसका नाम है पॉपुलेशन। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस जैसे साइंस हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक हुआ था, अब आगे। सेक्स रेशो। एज पर द जेंडर पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। हम जब पॉपुलेशन काउंट करते हैं तब जेंडर मतलब मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ये काउंट करते हैं। तब दिस इज अ नेचुरल डिवीजन विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो ये तो एक मतलब प्राकृतिक विभाजन है, नैसर्गिक विभाजन है, जो इजीली समझ में आता है। इन अ पॉपुलेशन व्हेन बोथ द जेंडर्स आर अराउंड द सेम नंबर इट इंडिकेट्स अ बैलेंस्ड पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन में अगर दोनों जेंडर के व्यक्ति बैलेंस है, मतलब सेम नंबर में है अप्रोक्सीमेटली, तो वो एक बैलेंस पॉपुलेशन मानी जाती है। In population studies, the ratio of men and women is considered important. This ratio is calculated as follows. Sex ratio कैसे calculate किया जाता है? Sex ratio is equal to total number of females divided by total number of males into 1000. एक population count करनी है, उसमें total कितनी females है वो ऊपर लिखना है, उसे divide करना है total number of males और उसको multiply करना है 1000 से। When for every 1000 males the number of females is less, the sex ratio is said to be low, and when for every 1000 males the number of females is more, the sex ratio is said to be high. जब 1000 मेल के लिए फीमेल्स की संख्या कम होती है तब उसे कहा जाता है सेक्स रेशियो इज लो। जब 1000 से ज़्यादा फीमेल्स होते हैं, 1000 मेल्स के पीछे मोर फीमेल्स होती है, तब उसे कहा जाता है हाई सेक्स रेशो। यहाँ पर कुछ स्टेट्स का सेक्स रेशो दिया गया है। अभी हम इस क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। स्टडी द ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशो? कौन से स्टेट का सेक्स रेशो सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के सेक्स रेशो दिए हैं। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो 1084 केरला का है, यानी 1000 मेल्स के लिए 1084 फीमेल्स है, यानी मेल्स से फीमेल्स की संख्या ज़्यादा है केरल में। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो? किसका सेक्स रेशो कम है सबसे? हरियाणा का। ओनली 879 फीमेल्स आर देयर फॉर पर 1000 मेल। What changes should take place in Maharashtra to bring about a balanced sex ratio, and how much change is necessary? महाराष्ट्र का सेक्स रेशो है 929, तो 71 फीमेल्स आर लेस, तो इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा है सेक्स रेशो हमारा। तो उसे और बेहतर करने के लिए लोगों में जनजागृति करने की आवश्यकता है। In regions where the population of females is more than males, predominantly the out migration of men is high. देखिए, जहां पर फीमेल्स की संख्या कम होती है मेल्स के मुकाबले में, वहां पर मतलब पुरुष जो होते हैं वो आउट माइग्रेट कर रहे हैं, यानी वहां से पुरुष काम के लिए या कुछ बिजनेस कामों से वो बाहर मतलब रीजन के बाहर जा रहे हैं। द आउट माइग्रेशन इज वेरी ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस। फॉर एग्जाम्पल केरला, वहां पर केरला में बहुत से पुरुष जो है वो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए वगैरह। But where the proportion of females is less than males, in most cases the birth rate of females is less. जहाँ पर लेकिन जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम होती है पुरुषों के मुकाबले में, वहाँ पर birth rate of females is less, यानी महिला बच्चों की संख्या मतलब पैदा होने की कम होती है। जहां पर यानी फीमेल ज्यादा होते हैं उस पॉपुलेशन को फेमिनाइन पॉपुलेशन कहते हैं, जहां पर पुरुष ज्यादा होते हैं वहां पर मस्कुलाइन पॉपुलेशन कहते हैं। देखिए, गिव इट अ ट्राई। हाउ डू इम्बैलेंस सेक्स रेशियोज अफेक्ट द सोसाइटी? अगर इम्बैलेंस सेक्स रेशियो है तो महिलाओं पर अत्याचार होने की घटनाएं बढ़ सकती है।
महिलाओं के अगेंस्ट अपराध बढ़ सकते हैं। What measures can be taken to strike a balance in the sex ratio? सेक्स रेशो को बैलेंस करना है तो जन जागृति करना, लोगों में जागृति फैलाना, और चाहे महिला हो या पुरुष हो दोनों बच्चे आवश्यक होते हैं, और मतलब दोनों का जन्म लेना आवश्यक होता है समाज में, ये बताना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। Have a class discussion based on the following questions. How many people in your house are studying? What is their age? आपके फैमिली में कितने लोग सीख रहे हैं, मतलब आपका भाई हो गया, बहन हो गई, और उनकी आयु क्या है, एज क्या है। How many people in your house are working for a living? How old are they? आपके घर के कितने सदस्य काम करते हैं कमाई करने के लिए, और उनकी आयु क्या है। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टिल वर्क? व्हाट इज देयर एज? क्या आपके दादा दादी नाना नानी काम करते हैं, और उनकी आयु क्या है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। एज स्ट्रक्चर इन अ रीजन व्हेन द पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड एज पर द एज ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? जब किसी रीजन के पॉपुलेशन को एज के आधार पर, आयु के आधार पर उसको मतलब क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, तब उसे एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है, आयु रचना। एज स्ट्रक्चर इज यूजफुल फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ एज स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। एज स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन फ्यूचर में कितनी बढ़ सकती है, और अभी उस पॉपुलेशन का भविष्य क्या होगा, मतलब क्या काम करने वाले लोग ज्यादा हो गए, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, आपको आगे पता चलेगा वो कितनी है वगैरह। सिमिलरली इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन। कितने लोग एक्टिव है, कितने डिपेंडेंट है, मतलब देखिए जो नियरली 17-18 साल से कम होते हैं और जो 60 साल से ऊपर के होते हैं उनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है, क्योंकि वो कमाते नहीं है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनकी ज़रूरतों के लिए। तो एक्टिव पॉपुलेशन यानी 15 और 18 to 60 वाले जो होते हैं वो एक्टिव यानी कमाने वाले पॉपुलेशन होती है। इन इंडिया द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस 15 to 59। भारत में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन किसको कहा जाता है? 15 आयु से लेकर 59 तक, 15 से लेकर 59 तक उस एज के लोग कमाते हैं, तो उनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज एक्टिव इन सर्विसेज एंड बिजनेस। ये लोग बिजनेस करते हैं, सर्विसेज नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, कमाई करते हैं। दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ रीजन। तो ये जो पॉपुलेशन होती है 15 to 59 एज की, वो किसी एक रीजन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक पूरा काम वो संभालते हैं, उस रीजन के पूरे विकास का जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। In regions where the proportion of this population is more, especially youth, development is rapid। जहां पर इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा होते हैं वहां पर प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा होती है, यूथ ज्यादा होते हैं, और वहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है, विकास बहुत तेजी से होता है। हमारा देश यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, हमारे देश में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स है, तो हमारा देश का भविष्य काफी उज्जवल है अगर हम उस यंग पॉपुलेशन का अच्छे से कंस्ट्रक्टिव यूज करें तो। द डिपेंडेंट पॉपुलेशन फॉल इनटू 2 सब ग्रुप्स। डिपेंडेंट पॉपुलेशन 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड की जाती है। द पीपल बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। 15 वर्षों से कम आयु के लोग डिपेंडेंट माने जाते हैं और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं प्रोडक्टिव पॉपुलेशन के ऊपर। People above 60 years also fall in the dependent category, but their knowledge and experience make them a valuable asset to the whole society। वैसे ही 60 वर्षों के ऊपर के जो लोग होते हैं उनको भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होते। उनका अनुभव जो होता है, उनका ज्ञान जो होता है, वो लोगों के काम में आता है, एक संपत्ति होती है वो, तो वो समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। The population of a region can be classified into working and non-working groups। तो एक रीजन की पॉपुलेशन और दूसरे तरीके से भी डिवाइड की जा सकती है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो और जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो, 2 ग्रुप्स।
These people who are not in jobs or professions despite being in the productive age group come under the non-working group. ऐसे लोग जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, प्रोडक्टिव एज के ग्रुप में आते हैं, यानी 15 to 59 एज में आते हैं, लेकिन जो कहीं पर भी काम नहीं करते, नौकरी नहीं करते, जो बेरोजगार है, वो उनको कहा जाता है नॉन वर्किंग ग्रुप. दिस नॉन वर्किंग ग्रुप इज डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग ग्रुप. जो नॉन वर्किंग ग्रुप होता है पॉपुलेशन का, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वर्किंग ग्रुप के ऊपर, यानी जो नौकरियां कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज हायर इन अ रीजन देन द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियस. अगर काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है किसी रीजन में, तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियस पॉपुलेशन, यानी उद्योगी जनसंख्या. वहां पर उद्योग लोग करते हैं काम. सच अ रीजन हैज रैपिड डेवलपमेंट. ऐसे रीजन के विकास तेजी से होता है. एरिया ऑफ रेसिडेंस, अभी कहां पर रह रहे हैं उसके आधार पर भी पॉपुलेशन का डिवीजन किया जा सकता है. एरिया ऑफ रेसिडेंस, द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एज पर द एरिया ऑफ रेसिडेंस, दैट इज रूरल एंड अर्बन. दो तरह के डिवाइड किए जा सकते हैं. कहां पर रह रहे हैं, उनका निवास स्थान क्या है, उसके आधार पर दो टाइप्स में पॉपुलेशन डिवाइड की जा सकती है. एक है रूरल यानी गांव में रहने वाली, दूसरी है अर्बन यानी नगरों में, शहरों में रहने वाली पॉपुलेशन. पीपल इन द रूरल एरियाज आर मेनली एम्प्लॉयड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशंस एंड इन अर्बन एरियाज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशंस इज लार्ज. जो गांव में रहते हैं लोग, वो मोस्टली कहां पर काम करते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में, यानी खेती करना या फिर पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय वगैरह, उसमें काम करते हैं. और जो अर्बन एरियाज में रहने वाले, जो नगरों में, शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, महानगरों में, वो एक तो सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर टर्शरी यानी सेवा क्षेत्र में, जैसे बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं. द पॉपुलेशन इन द रूरल एरियाज इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. जो गांव में रहने वाली जनसंख्या होती है, वो फूड ग्रेन्स, खेती करके अन्न धान्य उत्पादन करती है. द अर्बन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द रूरल पॉपुलेशन फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स. जो नागरिक जनसंख्या होती है, वो गांव के लोगों पर किस लिए डिपेंडेंट होती है? फूड ग्रेन्स के लिए, अन्न धान्य, अनाज के लिए, या फिर जो दूध वगैरह हो गया, सब्जियां हो गए, फल, उसके लिए गांव के लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. ट्राई दिस. प्रिपेयर बार ग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो. डिस्कस द इश्यू ऑफ लिटरेसी एंड इन द कंट्री एंड राइट डाउन. देखिए, बार ग्राफ्स निकाले जा सकते हैं. आपको ये मैथ्स में हुआ होगा. अर्जेंटीना की लिटरेसी है 98.1, ब्राजील की है 92.6, इंडिया की 72.1. ये 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार है. चाइना की 96.4, बांग्लादेश 61.5, पाकिस्तान 56.4, ईरान 86.8, अफगानिस्तान 38.1. कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है वो 2010 के हैं और कुछ 2011 के हैं. कैन यू टेल इन लेसन 6 पेज 41 what do you think, पिछले चैप्टर में, what do you think are the reasons for changing land use pattern of मोंढा विलेज. मोंढा विलेज में देखिए, पिछले चैप्टर में अगर आप देखोगे तो क्या कारण थे पॉपुलेशन, मतलब लैंड यूज चेंज होने के? उसका कारण यह था कि अर्बनाइजेशन, नागरीकरण, शहरीकरण के कारण जो खेती की जमीन थी वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज किए जाने लगी, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण नागरीकरण बढ़ते गया, अर्बनाइजेशन बढ़ते गया. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस. किस तरह के चेंजेस हो चुके हैं मोंढा विलेज में? जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो कम होती गई, यानी खेती के लिए जमीन जो यूज की जाती थी वो कम होता गया, खेती के लिए यूज करना. और नॉन एग्रीकल्चरल यूज ऑफ लैंड इंक्रीज्ड, यानी जो बिल्डिंग्स बनाना वगैरह, उसके लिए यूज बढ़ गया जमीन का. ड्यू टू दिस चेंज इन लैंड यूज, डू यू थिंक देयर हैज बीन अ चेंज इन पॉपुलेशन? इफ यस, व्हाट इज द चेंज एंड व्हाई? देखिए, चेंज तो हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इन माइग्रेशन के कारण, यानी लोग वहां पर
आ रहे हैं रहने के लिए बाहर से, क्योंकि वहाँ पर रोजगार बढ़ गया, बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ गई, उसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उससे वहाँ पर चेंज इन लैंड यूज हो गया। लिटरेसी इन अ सोसाइटी सम पीपल आर लिटरेट एंड अदर्स आर इलिटरेट। एक समाज में कुछ लोग जो होते हैं वो शिक्षित होते हैं, कुछ अशिक्षित होते हैं, सीखे पढ़े लिखे होते हैं, कुछ मतलब कुछ को पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्हें कहा जाता है इलिटरेट। इन आवर कंट्री अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इज टर्म्ड एज लिटरेट। हमारे देश में ऐसे व्यक्ति जो पढ़ लिख सकते हैं उनको शिक्षित कहा जाता है, सीखे हुए, लिटरेट। दिस डेफिनेशन कैन वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये जो व्याख्या है, ये जो डेफिनेशन है, ये कंट्री से बदल सकती है। कुछ देशों में अलग लिटरेसी के लिए कुछ कैलकुलेशंस आना भी जरूरी होता है वगैरह, ऐसा कुछ कंडीशंस अलग अलग होती है। हमारे देश में जो पढ़ लिख सकता है वो लिटरेट माना जाता है। द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जितने परसेंट लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना वो पॉपुलेशन अच्छी क्वालिटी की है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो अच्छे काम कर सकेंगे, देश के विकास में सहभाग कर सकेंगे। तो पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। पीपल अबोव द एज ऑफ 7 कैन बी क्लासिफाइड इनटू लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स। 7 वर्षों से ओल्डर बच्चे, 7 वर्षों से ज्यादा आयु के जो लोग होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो पढ़ना लिखना नहीं आता 3-4 वर्षों के। 7 वर्षों से ऊपर के उनको क्लासिफाई किया जाता है, क्या वो लिटरेट है या इलिटरेट है, क्या वो पढ़ लिख सकता है या नहीं है। लिटरेसी इज एन इंडिकेटर ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। सामाजिक और आर्थिक विकास का एक द्योतक है, निर्देशक है वो लिटरेसी यानी शिक्षा। इफ द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इज हायर देन द कंट्री डेवलप सोशली एंड इकोनॉमिकली। अगर कोई देश अच्छा पढ़ा लिखा है, वहां पर लिटरेसी ज्यादा है, एजुकेटेड लोग ज्यादा है, तो वहां पर सामाजिक और आर्थिक विकास होने की संभावना ज्यादा होता है, वो समाज विकसित होता है, वहां पर लोगों का आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होती है। लिटरेसी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर्ड एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। लिटरेसी जो होती है, शिक्षा के कारण एक समाज का विकास होता है, एक सांस्कृतिक विकास होता है और प्रागतिक विकास होता है। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज टर्म्ड एज माइग्रेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान में लोगों का या लोगों के समूह का स्थलांतरण, उसे कहा जाता है स्थलांतरण, माइग्रेशन। एक जगह से दूसरे जगह रहने के लिए जाते हैं तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन। दिस कुड बी फॉर ए शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और परमानेंटली। कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए जाते हैं रहने के लिए दूसरे जगह पर, कुछ लंबे समय के लिए जाते हैं और कुछ लोग परमानेंट के लिए मूव कर लेते हैं। मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रांसफर, टूरिज्म, नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर्स एटसेट्रा आर द रीजंस व्हाई पीपल माइग्रेट। बहुत से रीजंस होते हैं माइग्रेशन के। कुछ लोग शादी के, विवाह के बाद अपना स्थान बदलते हैं, कुछ शिक्षा के लिए दूसरे जगह पर जाते हैं, कुछ बिजनेस के लिए जाते हैं, कुछ ट्रांसफर होने के कारण नौकरियों में बदली जिसे कहते हैं ट्रांसफर होने के कारण, कुछ टूरिज्म के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए। अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, संकट आता है, भूकंप वगैरह या फिर बाढ़ आ गई, कोई फ्लड वगैरह, उसके कारण भी ये होता है। वॉर अगर है, युद्ध चल रहा है किसी देश में, युद्धग्रस्त है जैसे अफगानिस्तान वगैरह, तो वहां से लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं शांति में रहने के लिए। तो इन कारणों से माइग्रेशन होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ माइग्रेशन, कई तरह के माइग्रेशन होते हैं। रीजन्स फ्रॉम वेयर पीपल माइग्रेट शो ऑफ फॉल इन पॉपुलेशन। ऐसे रीजन्स जहां से लोग चले जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी तरफ, वहां पर पॉपुलेशन कम होते जाती है। ऑफ कोर्स सच रीजन्स एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। वहां पर फिर लोग कम पढ़ने लगते हैं, वहां पर टीचर्स की कमी पड़ती है, वहां पर जो दूसरे काम करने के लिए लोग लगते हैं उनकी संख्या कम होते जाती है,
On the other hand, the areas to which they migrate show an increase in population and a strain on the public amenities and facilities. और दूसरी तरफ जहां वो जा रहे हैं, जिस जगह पर वो रहने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो है पॉपुलेशन बढ़ते जाती है और उसके कारण पब्लिक एमिनिटीज जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं जैसे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रास्ते, सड़कें, ट्रैफिक जाम बढ़ने लगता है, वहाँ पर पानी का शॉर्टेज होने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होने लगता है, जगह की कमी पड़ने लगती है, बाकी सुविधाएं कम होते जाती है. ड्यू टू माइग्रेशन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑल्सो चेंजेस. माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन, जनसंख्या की रचना भी बदलते जाती है. कैन यू टेल? आंसर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल. देखिए, कंट्री, परसेंटेज ऑफ इमाइग्रेंट पॉपुलेशन. अफगानिस्तान 0.14% इमाइग्रेंट, यानी बाहर से वहां पर अफगानिस्तान में 0.14% लोग 14% लोग रहने के लिए आए. ब्राजील में 0.34%, कुवैत में 62.11%. ऐसे अलग अलग देश की अलग अलग परसेंटेज दी गई है. विच कंट्रीज हैव लेस देन 10% माइग्रेंट पॉपुलेशन. कौन से देश की लेस देन 10% जो है वो माइग्रेंट पॉपुलेशन है? अफगानिस्तान की है लेस देन 10%, ब्राजील है, ठीक है, बांग्लादेश है, फिर जर्मनी नहीं है, हांगकांग नहीं है, इजराइल नहीं है, इंडिया है ऑफ कोर्स, फिर ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके है. फिर विच आर द कंट्रीज विद अ माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ बिटवीन 10% to 20%. 10 to 20% देखेंगे. कुवैत नहीं है, जर्मनी है 12.31%, फिर उसके बाद 10 to 20% बोला है उन्होंने. तो नेक्स्ट है यूएसए, अमेरिका 12.81%. फिर विच आर द कंट्रीज विथ अ माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20%. 20% से ज्यादा. कुवैत में है 62.11%, फिर हांगकांग में है 42.59%, इजराइल में है 37.87%, ओमान में है 24.46%, सऊदी अरेबिया में है 25.25%. इतने देशों में मोर देन 20% है. फाइंड द रीजन बिहाइंड द माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20%. कुछ देशों में जहां पर 20% से अधिक लोगों माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनका कारण क्या है? वहां पर उतने माइग्रेंट लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, ये एक कारण हो गया. वहां पर लेबर्स की डिमांड ज्यादा है, ठीक है. तो यहाँ बाकी देशों से वहां पर रोजगार के लिए, काम करने के लिए लोग जाते हैं. ड्रॉ 2 पाई डायग्राम्स फॉर एनी 2 कंट्रीज. देखिए यहां पर कुवैत और ओमान की पाई चार्ट यानी सर्कल निकालकर उसमें डिवाइड करना है, कितने इमाइग्रेंट है, कितने नेटिव है यानी ओरिजिनली वहां के लोग हैं. तो देखिए कुवैत का मैंने निकाला है 62.11%, यानी इतने लोग जो है वो वहां के इमाइग्रेंट है, बाहर से आए हैं, और बाकी बचे हुए जो है यहीं के लोग हैं. और ओमान के जो है, ओमान में 24.46% जो है बाहर से आए हैं इतने लोग, और ये बाकी के वहीं के हैं ओरिजिनली. हैव अ डिस्कशन ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट. देखिए माइग्रेशन और डेवलपमेंट के बारे में यहां पर इस पैराग्राफ में दिया ही है. माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा होती है वहां पर माइग्रेशन भी ज्यादा होता है, मतलब इमाइग्रेशन, बाहर से लोग रहने आते हैं वहां पर. माइग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन. एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है ये पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करने के लिए, उस पर परिणाम करने के लिए. ड्यू टू माइग्रेशन देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन. माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन की रचना बदलते जाती है. द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज. स्ट्रक्चर भी बदलता जाता है. यंगस्टर्स की संख्या बढ़ने लगती है, ऐसे फीमेल्स में मेल्स की संख्या बढ़ने लगती है. द अबव टेबल हैज गिवन द परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ सम selected countries. In the countries where the percentage of migrant population is more, job opportunities, good business prospects, the availability of natural resources and economic development are the main causes. जहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स की संख्या है वहां पर क्या कारण है इतने ज्यादा? क्योंकि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज,
रोजगार वहाँ पर अच्छा है, गुड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, वहाँ पर बिजनेस किया जा सकता है, अच्छा वातावरण है बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ पर जो नैसर्गिक प्राकृतिक साधन संपत्ति है वो भी बहुत अच्छी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, इसके कारण वहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन की संख्या अधिक है। On the other hand, political and social factors, economic backwardness, etc. are some of the reasons accounting for a low percentage of this population. लेकिन जहाँ पर राजकीय अस्थिरता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सामाजिक बुराइयां हैं बहुत अगर किसी समाज में, या फिर आर्थिक दृष्टया वो पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ आर्थिक विकास नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, तो इसके कारण वहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन भी कम होती है। Even though the percentage of this population is low in India when compared to total population, the actual figures are large. देखिए भारत में यह संख्या परसेंटेज के मुकाबले में, परसेंटेज में देखेंगे आप तो कम है, मतलब बस 0.52% ही है भारत में माइग्रेंट पॉपुलेशन। लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले में अगर आप, हमारे यहाँ 130 करोड़ जनसंख्या है, 130 करोड़ में से 0.52% यानी नियरली 50 लाख लोग हैं माइग्रेंट पॉपुलेशन। तो बाकी देशों के मुकाबले ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है तो परसेंटेज कम आता है। तो हमारा देश काफ़ी अच्छा विकास कर रहा है, लेकिन फिर भी परसेंटेज में कम है क्योंकि ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। हैव अ डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग। What would you call the people who work in the places mentioned below? नीचे काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? फार्मर, खेती में काम करने वाला किसान होता है फार्मर, फार्म में काम करने वाला फार्मर। फैक्ट्री, कारखाने में काम करने वाला जो होता है वर्कर होता है, कामगार। होटल में काम करने वाला जो होता है वेटर कहते हैं, या हॉस्पिटलिटी में कहते हैं उसे। फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। शॉप में काम करने वाले शॉपकीपर होते हैं। स्कूल में काम करने वाले टीचर्स होते हैं। ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर्स होते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। इन इंडिया 0.52% ऑफ द पॉपुलेशन आर माइग्रेंट। व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया? कितनी संख्या है देखिए, 130 करोड़ अगर आप लेंगे आप, तो 130 करोड़ में से देखिए 100 में से 0.52, तो 130 करोड़ में से कितने, तो 130 करोड़ इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय 100, ये जो भी आंसर आएगा नियरली 6,29,200 कुछ तो आता है, 6,30,000 वगैरह। तो उतने लोग माइग्रेंट है हमारे देश में। What is the age limit of people doing these jobs? ये जो एज लिमिट है नियरली मतलब 18 से लेकर 60 तक के लोग काम करते हैं। इन लिeu ऑफ वर्क व्हाट डू पीपल गेट? लोगों को पैसे मिलते हैं, मनी मिलता है, धन। फॉर विच ऑफ दीज जॉब्स इज इट नेसेसरी टू बी एजुकेटेड? कौन से काम करने के लिए एजुकेटेड? देखिए फार्मर, किसानी करने के लिए भी अच्छा, अगर किसान बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी शिक्षा लगती है, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है। फैक्ट्री में भी इतना ज़्यादा हाई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। होटल में काम करने के लिए भी इतना हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में काम करने के लिए अच्छा एजुकेशन ज़रूरी है। शॉप में काम करने के लिए इतना ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में टीचर बनना है तो आपको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। ऑफिस में ऑफिसर बनना है तो भी आपको अच्छा एजुकेटेड होने की आवश्यकता है। विच ऑफ दीज जॉब्स इन्वॉल्व स्किल? स्किल कहाँ पर लगता है? स्किल फार्म, किसान बनने के लिए लगता है, फैक्ट्री में वर्कर्स को लगता है, होटल के लिए लगता है, हॉस्पिटल शॉप के लिए इतना नहीं लगता, स्कूल के लिए लगता है, ऑफिस के लिए लगता है। ठीक है, कौशल्य लगता है, परफेक्शन। विच जॉब्स कैन बी डन विदाउट एजुकेशन और स्किल? कौन से जॉब? देखिए खेती में मजदूरी अगर करनी है तो वो तो विदाउट एजुकेशन भी किया जा सकता है। फैक्ट्री में वर्कर बनना है तो वो उसके लिए भी कुछ ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर शॉप में शॉपकीपर बनना है तो वो भी उसके लिए ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। को रिलेट एजुकेशन एंड स्किल विथ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एंड प्रिपेयर अ टेबल।
देखिए जहां पर अच्छा स्किल जॉब लगता है, स्किल लोगों की आवश्यकता होती है, वहां पर ज़्यादा एजुकेशन लगता है, वहां पर पैसे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना हो गया हो, स्कूल में टीचर बनना हो गया हो, या ऑफिस में ऑफिसर बने हो, इनको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और ज़्यादा स्किल्ड होना भी, कुशल होना भी आवश्यक है। तो उनको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे अगर उनके पास एजुकेशन और स्किल ज़्यादा है तो। लेकिन अगर आपके पास स्किल और एजुकेशन कम है, जैसे फार्म में हो गया, होटल में हो गया, या फिर शॉप में हो गया, तो उसका इनकम भी कम होता है। तो पढ़ना लिखना और स्किल होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।